सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा आपने ले रखी है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में, ये वीडियो आपके लिए रहेगा। प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चंस को हम एक एक करके वीडियो बाय वीडियो आपको देंगे। तो चलिए आज की इस क्रम में हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके पहले संस्कृत की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में एक नीले कलर का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। 2019 में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल सुनिएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको नई सीखने को मिलेंगी, तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, उसको आप नोट करें। पहला प्रश्न, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम, यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम मतलब कि बहुभाषावाद का अर्थ यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बहुभाषा आखिर होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा था बहुभाषिकता, तो वही है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। केवल मातृभाषा या अधिगमा, यानी केवल मातृभाषा में अधिगम हो, मातृभाषा माध्यमेन अधिगा, यानी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम हो, प्रथमम मातृभाषाया अधिगम तदंतरम अधिकानाम भाषाणाम योगः, यानी पहले मातृभाषा के माध्यम से अधिगम हो, उसके बाद अधिक भाषाओं का योग हो। चौथे विकल्प में है अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणांच मातृभाषा रूपेण अध्ययनम, यानी अनेक भाषा और विदेशी भाषाओं और मातृभाषा संयुक्त रूप से इन सभी के द्वारा अध्ययन हो। तो बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि हम बच्चे को कक्षा में सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन पहली भाषा जो होगी उसकी वो मातृभाषा होगी। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन एकदम सटीक है, प्रथमम मातृभाषायाः अधिगम तदंतरम अधिकानाम भाषाणाम योगा, अर्थात पहली भाषा बच्चे की जो होगी वो मातृभाषा होगी, उसके बाद अन्य भाषाओं के माध्यम से अधिगम होगा, यानी अन्य भाषाओं का योग होगा। तो यहां पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन, यानी विद्यालय में जो भाषा का फार्मूला चलता है वो किस शिक्षा नीति के तहत चलता है? बहुभाषी शिक्षाति, शिक्षायाम भाषा इति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इति, त्रिभाषा सूत्रम इति। तो उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए त्रिभाषा सूत्रम इति। त्रिभाषा सूत्र के द्वारा यहां पर आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? तो त्रिभाषा सूत्र जो है संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने इसे मूल रूप में अपनी संस्तुति के रूप में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा था और मुख्यमंत्रियों ने इसका मतलब अनुमोदन भी कर दिया। अब एक प्रश्न और बनता है कि त्रिभाषा सूत्र किसके द्वारा दिया गया? तो कोठारी आयोग का नाम आपने सुना होगा। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, उनके द्वारा ये दिया गया है त्रिभाषा सूत्र का कॉन्सेप्ट। और भारतीय संविधान की धारा 343, धारा 348(2) और धारा 351 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि देवनागरी लिपि में लिखी संस्कृत से अपनी पारिभाषिक शब्दावली को लेने वाली हिंदी क्या है? हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या होता है? इसमें 3 भाषाएं होती, जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। त्रिभाषा सूत्र का मतलब क्या हुआ? 3 भाषाएं। अब 3 भाषाएं में कौन कौन सी भाषा होंगी? गेस करिए, त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी भाषाएं होंगी? 3 भाषाओं में आपकी आ जाती हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, समुच्चय भाषा उपागम अस्ति, यानी समुच्चय भाषा उपागम का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थिनम भाषाधिगमा भवति अक्षर ध्वनिन्ति ज्ञानंतरम शब्दानाम शब्द समूहानाम वाक्यानाम च ज्ञानेन इति अवधारणा। दूसरा, विद्यार्थिनाम भाषाधिगमा भवति भाषिक खंडेभ्यः अनंतरम ते वर्णनाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा। यहां पर यह कह रहा है कि आपको बताना है होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने आपको बॉटम अप अप्रोच बताया था, टॉप डाउन अप्रोच बताया था। उनको अगर आपने नोट कर लिया है तो आज इसको नोट कर लीजिए कि समुच्चय भाषा उपागम के अंतर्गत क्या होता है। कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिल रही हैं, आपको नहीं पता होंगी। यहां पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, अर्थात विद्यार्थियों में भाषा सिखाते समय भाषा को हम
खंडों के माध्यम से छोटे छोटे, जैसे हमें अगर कोई शब्द के बारे में पढ़ाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है घर, तो हम कैसे बताते हैं, बेटा घा और प्लस रा मिलकर के ये घर बन रहा है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर वर्णों का मेल शब्द ऐसे हम सिखाते हैं। तो समुच्चय, समुच्चय का मतलब आपको पता होगा, कई चीजों को एक साथ मिलाकर के हम सिखाते हैं तो वो समुच्चय कहलाता है। अर्थात यहाँ पर यह अर्थ निकल रहा है कि विद्यार्थियों में भाषा सिखाते समय सबसे पहले भाषा को खंडों में बांटा जाए। ठीक है, भाषा के जो हो जाते हैं, जैसे वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, इनको बांटा जाए। फिर वर्णों को बताया जाए बच्चों को, वर्णों की अवधारणा को, फिर अक्षर, अक्षरों का बोध हो। इस प्रकार से चेन चलती रहेगी, यही होता है समुच्चय उपागम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी भाषाओं को समान रूप से मान्यता दी जाए, ये समुच्चय उपागम नहीं है। समुच्चय उपागम के अंतर्गत विद्यार्थियों को भाषा सिखाते समय हम एक क्रम से चलते हैं। सबसे पहले भाषा के खंड को, फिर उसके बाद वर्ण, अक्षर और इसका बोध हम कराते हैं। इस प्रकार के समुच्चय को हम, इस प्रकार के उपागम को हम समुच्चय भाषा उपागम कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, भाषाधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंगरूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागम स्वीकरोति। यानी भाषाधिगम के कंठस्थीकरण के लिए भाषा शिक्षण का कौन सा अंग स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, संरचनात्मकोपागमः, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेषणात्मक कोपागमः, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण ये किसका अंग है। तो कंठस्थीकरण, व्याकरण के नियमों को हम याद कराते हैं, व्याकरण अनुवाद पद्धति में चीज़ों को हम याद करते हैं, कंठस्थीकरण करते हैं। तो ये हो जाता है ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड, अर्थात व्याकरण अनुवाद पद्धति इसका दूसरा विकल्प सही होगा। काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति, सा विषयानुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तु तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तु छात्रान् निर्देशति, ऐसा योजना पद्धति ज्ञाते। काव्या एक भाषा शिक्षक है, भाषा शिक्षिका है, वह विषयानुगुणम शब्दम, विषय के गुणों के अनुसार शब्दों को, आहरणम मतलब क्या हुआ, शब्दों को एक तरीके से प्रस्तुत करती है ना। और फिर क्या कहती है, सहगामी शब्दों को, उससे बनने वाले, उससे संबंधित सहगामी शब्दों को निकालने के लिए, बनाने के लिए कहती है। ये कौन सा यहाँ पर जो ये प्रक्रिया जो कर रही है काव्या नाम की एक भाषा शिक्षिका, वो किस स्टेप को फॉलो कर रही, क्या ये कलेक्शन है, वर्ड वेब है, वर्ड प्ले है, वर्ड फॉर्मेशन है, यानी विन्यास इति है, शब्द जाला इति है, शब्द क्रीड़ा इति है, या फिर शब्द निर्माण इति है। तो 5वें प्रश्न में आप उत्तर करिए। उत्तर होगा यहाँ पर आयोग के अनुसार यहाँ पर आंसर माना गया है प्रश्न संख्या 5 के लिए विन्यास इति, कलेक्शन पद्धति का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि शब्दों को यहाँ पर क्या है, कलेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले टीचर ने क्या किया, विषय से संबंधित शब्दों को निकाला, फिर उससे संबंधित तेसा सहगामी शब्द नाम, उससे संबंधित बनने वाले अन्य शब्दों को भी निकाला गया। तो ये जो पद्धति है इसको हम कहते हैं कलेक्शन मेथड, अर्थात इसका पहला ऑप्शन सही होगा। छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्र प्रस्तौति। छात्रों में भाषा दक्षता की परीक्षा करने के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र बनाती है। तस्मिन् सा प्रत्येकं पंचम पदम प्रत्याहृत एकम परिच्छेदम ददाति, यानी उसमें प्रत्येक पंचम पद एक प्रकार का एक पैराग्राफ बनाती है। परिच्छेद का मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ। लेकिन करती क्या है वहां पर, छात्रान पंचम तत् रिक्त स्थानम पूर्वतम, वहां पर रिक्त स्थान, जैसे कोई पैराग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है, पैराग्राफ बनाया जा रहा है, जैसे ये मान लीजिए पूरा पैराग्राफ है, ये पूरे जो लाइनें लिखी हैं पैराग्राफ वे में है, ये नंबरिंग नहीं है और ये पूरा पैराग्राफ है। तो उसमें क्या कर रही है, पंचमम तत्व यानी पांचवा जो शब्द है, जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवें को रिक्त स्थान बना देती है, फिर आगे फिर पांचवें को रिक्त स्थान। ये प्रक्रिया क्या है, ये परीक्षा विधि, इसको क्या कहते हैं, अवबोध पूर्णम पठक
कहते हैं, शब्द ज्ञान परीक्षा कहते हैं, शून्य स्थान पूर्णम कहते हैं यानी फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर क्लोज परीक्षा। देखिए आप सोच रहे होंगे अगर इसका उत्तर फिल इन द ब्लैंक्स तो वो नहीं होगा, इसका उत्तर होगा क्लोज परीक्षा। क्योंकि जब हम पैराग्राफ में ऐसे डॉट 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 यानी करते हैं, जगह छोड़ते हैं, खाली स्थान भरने को कहते हैं, तो ये क्लोज टेस्ट कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति तब होती है जब एक लाइन हमने लिखी उसमें कुछ छोड़ दिया, और वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये अंतर आप समझ लीजिए, ये भी आपके लिए नई चीज़ है। तो इसको हम क्लोज परीक्षा या क्लोज टेस्ट कहते हैं। जब हम परिच्छेद में ऐसा करते हैं, कुछ भरने के लिए देते हैं, प्रत्येक पांचवा पद छोड़ देते हैं खाली, तो उसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर आप उसका नमूना देख लीजिएगा। संभाषण समये उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोगः, यानी संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन, संभाषण के समय उचित उच्चारण, सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण, यानी उच्चारण के समय सही तरीके से शब्दों का समुचित क्रम से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या है? संकेत भाषा है, संभाषण प्रक्रिया है, भाषा व्यापार है, प्रयोगाधारित भाषा है, यानी प्रयोग आधारित भाषा है। प्रश्न संख्या 7 में जो उत्तर है वो होगा संभाषण प्रक्रिया, मैकेनिक्स ऑफ स्पीकिंग, यानी ये बोलने का एक प्रोसेस है। अगर हम संभाषण के समय, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, संभाषण के समय उचित उच्चारण किया जा रहा है, तो ये एक संभाषण प्रक्रिया है। कथा कथनम एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगा क्रियते। कथा कथनम क्या है? एक शिक्षण शास्त्र का उपकरण है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कथा कथन, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। कथा कथन एक प्रकार की एक विधा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है श्रवण गतिविधौ छात्रान् नियोजयितुं छात्राणाम संभाषण कौशलस्य विकासार्थम। ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों के संभाषण कौशल के विकास के लिए, भाषा साहित्य कौशल के विकास के लिए, कक्षा में अनुशासन के पालन करने के लिए, या फिर श्रवण गतिविधियों, छात्रों को नियोजित करने के लिए, ठीक है, सुन करके छात्रों को नियोजित। तो कथा कथन का प्रयोग किया जाता है किस लिए? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। कथा कथन के माध्यम से भाषा के अंतर्गत साहित्य कौशल का विकास होता है। अगर आपके उत्तर गलत हो रहे हैं तो आपको अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने आपको बताया, हर प्रश्न में आपको अगर नया सीखने को मिल रहा है, जैसे ये, तो आप हेडिंग डाल करके लिख लीजिए कि विन्यास इति में क्या होता है, ठीक है, और क्लोज टेस्ट क्या है, ऐसे लिख लीजिए। आपके खुद के नोट्स बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। संभाषण के समय तो ये संभाषण प्रतिक्रिया हो गया, ऐसे लिखते चलिए, ठीक है। कथा कथन का संबंध किससे है, या कथा कथन के माध्यम से किसका विकास होता है? तो भाषा के अंतर्गत साहित्य कौशल का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के लिए। संदर्भ व्याकरणम नाम, यानी संदर्भ के साथ व्याकरण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरण अधिगमनम, यानी बार बार अभ्यास के द्वारा व्याकरण का अधिगमन कराया जा रहा है, याद कराया जा रहा है। पूर्वम रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोगम प्रति प्रवत्ता, यानी पूर्व रूप को जान करके उसके बाद उसका प्रयोग कराया जा रहा है। या फिर स्वाभाविक भाषायाः उदाहरणेषु रूपाणाम परिचया तथा च संदर्भ तेषाम अध्ययनम रूपाणाम, यानी स्वाभाविक भाषा के उदाहरण के रूपों का परिचय करा करके और उनके संदर्भ में अध्ययन कराया जा रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन है व्यवस्थित संरचना माध्यमेन अधिगमनम येन विद्यार्थी क्रमशः विकास प्राप्नोति, यानी व्यवस्थित संरचना के माध्यम से अधिगमन करने से ये विद्यार्थी विकास को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो उत्तर होगा वो यहाँ पर होगा स्वाभाविक भाषायाः उदाहरणेषु रूपाणाम परिचयः तथा च संदर्भ तेषाम अध्ययनम रूपाणाम, यानी ससंदर्भ व्याकरण का मतलब है कि स्वाभाविक भाषा और उदाहरण के माध्यम से परिचय कराया जाए व्याकरण का, और उसके अध्ययन के अंतर्गत जितने भी रूप आते हैं उसका जो बच्चों को ज्ञान दिया जाए वो उदाहरण के माध्यम से दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है अधोलिखितेषु कस्य कीशल विकासमार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्। नीचे दिए गए विकल्पों में कह रहा है, यहाँ पर आई थिंक कौशल होगा, कौशल विकासमार्थम, यानी कौशल के विकास के लिए इति ग्रहणम न भवेति, किसको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान समय टिप्पणी संकलनम, व्याख्या के समय टिप्पणी की जाए, पठन समय टिप्पणी लेखनम, सारांश लेखनम, या फिर कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखनम। प्रश्न संख्या
देखिए प्रश्न में ये पूछा गया है नीचे लिखे गए विकल्पों में से, ठीक है, कस्य कौशल विकास सामर्थ्यम, यानी लेखन का रोल किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप व्याख्या करेंगे तब भी लेखन का रोल होगा, पढ़ने समय भी होगा, सारांश लेखन में भी होगा, इन तीनों में होगा। लेकिन किसी कार्यक्रम में अगर आप कोई राइटिंग एजेंडा कर रहे हैं तो इसमें लेखन का कोई रोल नहीं होगा। इसका चौथा विकल्प सही होगा। पाठ्यपुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रिकादिमूल लेखेभ्यः पाठान् कविताः वर्णानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम्। पाठ्यपुस्तक निर्माण करते समय वृत्तपत्र पत्रिका आदि मूल लेख पाठान कविता वर्णनानि समाहृत्य, यानी पाठ्यपुस्तक निर्माण करते समय वृत्तपत्र पत्रिका आदि मूल लेख कविता का वर्णन उसका समाहार किया जा रहा है पाठ्यपुस्तक में, तो ये किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है तेषु विश्वसनीय स्वाभाविका च विद्यते, क्योंकि वो ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय हो और स्वाभाविक भाषा उसमें विद्यमान है। पाठ्यपुस्तक निर्मातृभ्यः तानि रोचन्ते, यानी पाठ्यपुस्तक जो निर्माण कर रहा है उसकी रुचि हो उसमें। अभ्यास प्रश्नानाम निर्माणे तेषाम उपयोगिता भवति, अभ्यास प्रश्न के निर्माण में उसकी उपयोगिता होगी या फिर पढ़ने में उसकी उपयोगिता होगी। 11वें प्रश्न में उत्तर होगा पहला ऑप्शन यहाँ पर तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते। तो ये एक विशेषता है पुस्तक निर्माण की कि अगर कोई पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें सिलेबस को ध्यान में रखा जाए, वृत्तपत्र पत्रिका हो उसमें, ठीक है, कविताओं का वर्णन ठीक ढंग से हो। ये एक ऑथेंटिक बुक निर्माण की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षकः एक पाठ स्वगत्या पठति विद्यार्थिनं समूहेषु विभज्य मुख्य बिंदून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्तुम् एवं विधि कार्यम् अस्ति, यानी शिक्षक एक पाठ को स्वयं पढ़ता है, विद्यार्थियों को समूह में बांटता है और मुख्य बिंदुओं को दोबारा उनसे पुनर्निर्माण करने के लिए कार्य देता है और विधि बताता है। तो ये क्या है, 12वें प्रश्न में उत्तर होगा ये व्याकरण श्रुतलेख कहा जाता है, इसको ग्रामर डिक्टेंशन कहा जाता है, तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये इमला तब होता है जब टीचर बोल रहा हो और बच्चे लिख रहे हो, बट यहाँ पे क्या है, वो समूह में बांट रहा है, फिर मुख्य बिंदुओं को दे रहा है और उनसे पाठ को पुनर्निर्माण करने के लिए कार्य दे रहा है। तो ये व्याकरण श्रुतलेख हुआ, ग्रामर डिक्टेंशन हुआ। अगला प्रश्न, प्रथम भाषा विकासः साधारणतया ज्ञायते, यानी पहली भाषा का साधारणतया क्या किया जाता है, अधिगम होता है, अधिग्रहण होता है, परिवर्धनम होता है यानी विकास होता है, या फिर संज्ञान में आती। पहली भाषा जो होती है उसके संदर्भ में आप यहाँ पर नोट करिएगा कि पहली भाषा को अधिग्रहण किया जाता है, एक्विजिशन होता है। जैसे आप पढ़ते हैं कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा अधिग्रहण करने की क्षमता जन्मजात होती है, तो बच्चे पहले क्या करते हैं, भाषा को अधिग्रहण करते हैं। कस्याचित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति, कह रहा है कस्याचित् किसी शिक्षिका कक्षा छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति। एक मिनट, कह रहा है कि कक्षा में छात्र जो हैं विभिन्न प्रकार की मातृभाषाओं से आते हैं। प्रत्येक छात्र स्व भाषाया परस्परम अभिवादन, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, कोई सुप्रभात कहता है, कोई वालेकुम अस्सलाम कहता है, मतलब अलग अलग उनकी मातृभाषा है। प्रतिदिनम छात्राः विभिन्न भाषाणां शब्दय चा परिचयार्थम प्रयत्नशीला भवन्ति, प्रतिदिन छात्र विभिन्न भाषाओं में अपना अपना परिचय देने का प्रयास करते हैं। एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितम कतमम आश्रति, तो शिक्षिका यहाँ पर साधन रूपेण में, साधन के रूप में निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होगी, तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। यहाँ पर संसाधन के रूप में बहुभाषिकता को माना जा रहा है कि बहुभाषिकता क्या है, संसाधन के रूप में काम करती है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थम कतमः मार्गः न समुचेत, यानी विद्यार्थियों में एक भाषा के परिचय के लिए कौन सा मार्ग उचित नहीं है। न समुचित मतलब उचित नहीं है। पहला ऑप्शन है अत्यानुप्रासक विताभिगीते च, दूसरा है शब्दय लघुवाक्ये च, वर्णमालया अच्छारणम शिक्षणम, मौखिक श्राविका
दान प्रदान द्वारा, यानी मौखिक रूप से सुनकर और बोल करके इसका आदान प्रदान, वर्णमाला और अक्षर के शिक्षण से, शब्द और लघुवाच्य, यहाँ पर अनुप्रास की बात करी जा रही है यानी गीत से संबंधित है। कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या कहना चाह रहा है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर वर्णमालायाः अक्षराणाम शिक्षणेन, अर्थात तीसरा विकल्प सही होगा। देखिए इस प्रश्न का जो आयोग के द्वारा उत्तर दिया गया है वो तीसरा है, बट ये समझ से परे है कि इसका आंसर आयोग ने क्यों दिया है। प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों को एक भाषा का परिचित कराना है, तो कौन सा मार्ग उचित नहीं है। वर्णमाला अगर उचित नहीं होगा तो फिर हम कैसे परिचय कराएंगे। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आयोग से भी कई बार गलतियां होती हैं, वो अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं। इसका आयोग ने आंसर तीसरा दिया हुआ है कि वर्णमाला और अक्षर के शिक्षण के द्वारा हम जो है विद्यार्थियों को भाषा का परिचय नहीं करा सकते। ना समुचित लिखा हुआ है, क्वेश्चन नेगेटिव है, तो ये इसका उत्तर नहीं होना चाहिए था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की इस क्लास में इतने क्वेश्चन, आज की क्लास के क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड थे। यहाँ पर पिछली क्लास का जो वीडियो है वो बन करके आ रहा है, आप यहीं से क्लिक करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अंत तक देखने के लिए।